अयोध्या राम मंदिर दान चोरी का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और न केवल सुर्खियां बटोर रहा है बल्कि सबसे बड़ा सवाल इसमें तेजी से गूंजता हुआ नजर आ रहा है वो है आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए ये तो अभी से ही तय है कि इसमें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें मिलीभगत थी और इसी को लेकर एसआईटी ने अपनी चिंता भी जाहिर की है। लेकिन सवाल ये है कि जिनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है क्या उनके अलावा भी कोई ऐसे लोग बचे हुए हैं अभी जो पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आ पाए हैं, या फिर जिनके ऊपर रडार तो पहुंची है लेकिन अभी तक कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है जिसके बाद लोगों के मन में ये शांति हो पाए कि हाँ, इस पूरे मामले में बहुत पारदर्शिता के साथ एक्शन लिया जा रहा है और असल में वो सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और इस पूरे मामले का जो लेकर अब एक आवाज थी कि न्याय होना चाहिए, उसमें न्याय हो पा रहा है। सवाल कहीं है और कई ऐसी चीजें भी हैं कि क्या अंदर अभी भी कोई ऐसा है जो इस पूरे मामले में हेल्प कर रहा था इन तमाम कथित आरोपियों की, या फिर जो ये पूरा मामला आया है उसमें अंदर से कहीं ना कहीं और भी सपोर्ट इन सभी को था। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, राम मंदिर का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरी टाइमलाइन भी बताऊंगी कि आखिरकार इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई थी, कानूनन इस पूरे मामले पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है और क्या एक्शन लिया जा सकता है। हम इसको कानूनन एंगल से भी समझेंगे, उसके अलावा भी हम कई तरह के इसमें सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरी टाइमलाइन की बात करूं और एक सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में ट्रस्ट के भीतर कोई बड़ी चूक हुई थी जिसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, और सवाल ये भी कि क्या पूरा मामला जो जांच के दायरे में आया है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं अधूरापन है। फिलहाल टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा मामला राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में कथित जो गड़बड़ी का था वहां से शुरू हुआ। कहा यह जा रहा है कि 4 जून 2026 को इस पूरे मामले की जानकारी ट्रस्ट को मिली। इसके बाद 5 जून को कुछ संदिग्ध जो कर्मचारी थे उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई, कैश बरामद किए जाने की भी बात निकलकर सामने आई। फिर 7 जून को ट्रस्ट से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा कुछ वीडियोस भी जारी किए गए जिसमें बड़े स्तर पर किसी भी चोरी से इनकार किया गया। इसके बाद 25 जून को एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई कि 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ा। उधर मैं विपक्ष की अगर बात करूं तो विपक्ष ने इस मामले को बहुत प्रमुखता से उठाया है, अपनी आवाज को इसमें रखा है और उसी के साथ ही इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग भी विपक्ष करता हुआ है। अब पूरी पिक्चर को अगर आप देखें तो विपक्ष अगर इस पूरे मामले को उतनी प्रमुखता से नहीं उठाता तो शायद ये मामला कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा था। ये कुछ लोगों का कहना है, कुछ ओपिनियंस है लोगों के, लेकिन फिलहाल सरकार का साफ तौर पर कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो दोषी। इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी भी होगा और उसके बाद एक्शन भी होगा। फिलहाल लौटते हैं पूरी टाइमलाइन के ऊपर वापस से। चढ़ावा काउंटिंग प्रक्रिया से कुछ जो जुड़े हुए लोग थे उनके ऊपर एक्शन लिया गया, जिसमें जो सबसे प्रमुख नाम था वो टिनू का था। उसके अलावा अगर बात करें तो इसी दौरान सोशल मीडिया पर और कुछ रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया कि इस पूरे मामले में जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं क्या वही शामिल है। यानी कि चूंकि विपक्ष के द्वारा भी इसको लेकर सवाल ये उठाया जा रहा था कि जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको टारगेट पर ले लिया गया है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, जबकि जो बड़ी मछली है अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब कानूनन इस पूरे मामले को अगर देखिए तो कुछ कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर किसी संस्था को किसी अपराध की जानकारी मिलती है, जैसे कि यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट को जानकारी मिली, उसके बाद अगर समय रहते पुलिस को सूचित नहीं किया जाता है तो गंभीर कानूनी सवाल खड़े इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जैसे कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत अपराध छुपाने, आपराधिक साजिश जैसी धाराएं तक लागू हो सकती हैं। ये कानूनन एंगल इस पूरे मामले का हुआ। हालांकि अभी ये जरूरी बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जांच के दायरे में कौन कौन आया है, एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा, फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ है, इसको लेकर अदालत में अभी तक सिद्धि नहीं हो, इनकी अभी जांच हो रही है, सुनवाई का एंगल आएगा, उसके बाद ही आरोपों को जब तय माना जाएगा तब इस पूरे मामले में कुछ प्रमुखता के साथ कहा जा सकता है। फिलहाल मामले की जांच तो हो ही रही है, सीसीटीवी और कैश रिकवरी के साथ अन्य जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसको भी जुटाया जा रहा है। अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार
जब तक चार्जशीट या फिर कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है। हालांकि फिर भी अभी तक इसमें जांच जारी है। अब बात करते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। तो इस पूरे मामले में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है स्वामी गोविंद देव गिरी जी, उनका भी बयान इसको लेकर सामने आया, जिसमें उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा दुख जाहिर किया है। उनका कहना है कि जो पूरा मामला सामने आया है बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना को दुखद और पीड़ादायक मैं मानता हूं, और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। इनकी ट्रांसपेरेंसी इस पूरे मामले के ऊपर है और उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे मामले में जांच हो रही है। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रस्ट में जो वित्तीय लेन देन है बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही होता था और ऑडिट रिपोर्ट भी इसके अंदर पूरी मौजूद है, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पर पूरे मौजूद है। कोई छेड़छाड़ रिकॉर्ड्स के साथ नहीं किया गया है। कोषाध्यक्ष ने ये तक कहा कि चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा की प्रक्रिया एक तय एसओपी के तहत होती थी, क्योंकि इसको लेकर पूरा एसओपी तैयार था जिसके तहत पूरी एक एक प्रक्रिया की जाती थी और इसमें बाहरी विशेषज्ञों की भी, यानी कि बाहरी जो एक्सपर्ट्स है उनकी भूमिका भी होती है। ऐसे में जांच एजेंसियों पर भरोसा उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब ये है कि इस केस में पूरी तरह से साक्ष्यों पर आधारित ही एंगल सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कथित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी फिलहाल इसमें एक और आरोप लग रहा है, पूर्व आईपीएस के द्वारा आरोप लगाया गया है कि सोने से गढ़ी हुई एक रामचरितमानस भी इस पूरे मामले में चोरी, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि मैंने एक रामचरितमानस भेंट करी थी, जिसके बाद मैंने काफी लंबा इंतजार किया लेकिन मेरे पास अभी तक उसको लेकर कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। तो उन्होंने ये भी दावा किया कि शायद वो चोरी हो चुका है। फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा और जो भी इसमें मेन होगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। उधर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में कई तरह के एंगल भी निकलकर सामने आने वाले हैं, क्योंकि चंपत राय को लेकर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अब विपक्ष के द्वारा भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार चंपत राय के ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। उसके अलावा अनिल मिश्रा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें वो सदस्य है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। चंपत राय जो कि महासचिव थे और अनिल मिश्रा, इनको लेकर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर फिलहाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर दो आरोप यहाँ पर कानूनन बनते हुए नजर आए, जो कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं, एक अपराध छिपाने का और दूसरा महासचिव ट्रस्टी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर होने के बावजूद उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा गबन हुआ कैसे। आखिरकार गबन का ये पूरा मामला जिसको लेकर इन दोनों के ऊपर जो जांच की सुई है वो पहुंचनी चाहिए, ये जो विपक्ष भी है और जो जनता भी है वो भी कहते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर आप कई तरह के पोस्ट राम मंदिर से जुड़े हुए देखेंगे तो आप इन्हीं तरह के सवालों को खुद देखेंगे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बैठक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होने वाली है, उसको लेकर भी कई तरह के दावे फिलहाल सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर इसमें बहुत बड़ा फैसला हो सकता है और दोनों का जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जा सकता है। आपको ये भी जानकारी मैं दे देती हूँ, कुछ दिनों पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब जो आज ये बैठक होने वाली है उसमें इनका इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। हालांकि चंपत राय के सपोर्ट में भी जो साधु संत है वो आए थे। बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उनके द्वारा ये कहा गया था, जो साधु संत का एक समूह था उनके द्वारा ये कहा गया कि चंपत राय को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ट्रस्ट को उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंपत राय शुरुआत से इससे जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं उसके साथ लगी हुई हैं और अगर कोई दिल से इन सब चीजों को करता है बिना अपना लाभ देखे, व्यक्तिगत चीजें देखते हुए अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर देता है, श्री राम लल्ला को समर्पित कर देता है, तो ऐसे में उनके ऊपर शक करना ये बिल्कुल जायज नहीं है और इसीलिए उनका इस्तीफा यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो बैठक होने वाली थी उसकी जगह बदली गई। रविवार देर रात को ये अचानक से जो बैठक थी उसकी जगह बदली गई। अब जो ये पूरी बैठक है वो राम मंदिर परिसर में हो रही है। अब इसके पीछे दो वजहें बताई जा रही है। पहला वजह तो इसके पीछे जो अनुमानित है वो है सुरक्षा कारण और दूसरा है मीडिया से दूरी ताकि बनी रहे, क्योंकि अगर ये बैठक बाहर होती तो ऑब्वियसली मीडिया का कवरेज इसके अंदर काफी ज्यादा होता और कई तरह के इसके अंदर और भी एंगल सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से इनका लोकेशन यहाँ पर बदलना पड़ा। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या इस बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर किया जाता है या फिर जो साधु संतों के द्वारा अपील की जा रही थी कि चंपत राय का जो इस्तीफा है वो मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, क्या उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और उसके बाद
जो इस्तीफा है वो उनका मंजूर नहीं होगा और वो महासचिव बने रहेंगे। अब 5 बड़े एजेंडे मैं आपको इस पूरी बैठक के भी बताती हूँ कि कौन कौन से एजेंडे इस पूरी बैठक में हैं। सबसे पहला, इस्तीफे को लेकर फैसला। दूसरा, जो दान पेटी की रकम है उस पर जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसको लेकर मंथन इस बैठक में हो सकता है। साथ ही जो मंदिर की व्यवस्था है और जो आगे की योजनाएं हैं और आगे क्या क्या करना चाहिए उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होगा, योजनाओं की समीक्षा होगी। दूसरा, 2025-26 की जो ऑडिट और वित्तीय रिपोर्ट है उसको मंजूरी देने के मामले पर भी मंथन हो सकता है। उसके अलावा अगर इस पूरे मामले को देखते हुए आने वाले वक्त में कोई और जरूरत पड़ती है तो क्या उस जरूरत के अनुसार अन्य प्रस्तावों पर मंजूरी होगी, उसको लेकर भी इस मामले पर चर्चा की जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या चंपत राय ट्रस्ट में बने रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब कुछ नियम भी है इसके अलावा, उन नियमों को ध्यान में भी रखा जाएगा। फिलहाल अब इंतजार है बैठक का, बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आने वाला है और उसके अलावा इस मामले में आखिरकार अब आगे क्या कोई और भी जांच की रडार में आएगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय होगा और जो एग्जैक्टली आरोपी हैं और उनके साथ साथ और कौन कौन मिला हुआ है, कितने का गबन है, ये आंकड़े कितने वक्त तक सामने आ पाएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।